आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के उस सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की, जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। हम चलेंगे उस भव्य मगध दरबार में, जहां आज से सदियों पहले एक साधारण से दिखने वाले ब्राह्मण का सरेआम अपमान हुआ था। इस पूरी चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे एक अकेला टीचर, जिसके पास ना तो कोई आर्मी थी ना कोई खजाना, वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य और उसके राजा धनानंद को मिटाने की ठान लेता है। ये इतिहास के सबसे बड़े सत्ता परिवर्तन की कहानी है। अब देखिए, वो कोई आम दिन नहीं था जब उस साधारण से शिक्षक का, जिसे दुनिया चाणक्य या कौटिल्य के नाम से जानती है, उस दरबार में अपमान हुआ तो उन्होंने एक बहुत ही भयंकर कसम खाई। ये सिर्फ गुस्से में बोले गए कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि लिटरली वो पल था जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। अपनी खुली शिखा के साथ उस दरबार से बाहर निकलते हुए उन्होंने ऐलान किया कि जब तक वो इस शक्तिशाली नंद वंश का पूरी तरह से जड़ से नाश नहीं कर देते, तब तक अपनी चोटी नहीं बांधेंगे। जरा सोचिए उस इंसान का कॉन्फिडेंस। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक अकेला टीचर एक इतनी बड़ी आर्मी और इतने क्रूर राजा का मुकाबला आखिर कैसे कर सकता था। सीधी लड़ाई तो किसी भी एंगल से मुमकिन नहीं थी, और यहीं से जन्म होता है उस अनऑर्थोडॉक्स और आउट ऑफ द बॉक्स डिप्लोमेसी का, जिसे आज पूरी दुनिया चाणक्य नीति के नाम से जानती है। नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए जो स्ट्रैटेजी बनी, वो बाहुबल पर नहीं बल्कि पूरी तरह से बुद्धिबल पर टिकी थी। तो चलिए देखते हैं उनकी रणनीति का पहला बड़ा हिस्सा, जासूसी और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। चाणक्य को ये बात एकदम क्लियर थी कि धनानंद की विशाल सेना से आमने सामने टकराना सुसाइड करने के बराबर होगा। इसलिए उनका फलिता इन 4 बेसिक पिलर्स पर टिका था: साम, दाम, दंड और भेद। उनका एकदम सीधा मानना था कि अपने स्टेट को बचाने के लिए और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर तरीका 100% जायज है। उन्होंने जासूसों का एक ऐसा तगड़ा नेटवर्क खड़ा किया जिसे कोई डिकोड ही नहीं कर सकता था। यहां तक कि दुश्मनों को साइलेंटली रास्ते से हटाने के लिए विष कन्याओं का भी इस्तेमाल हुआ। आज सुनने में शायद हमें यह क्रूर लगे, लेकिन उस वक्त एक करप्ट अंपायर को अंदर से तोड़ने का यही इकलौता तरीका था। इसी माइंड गेम के बीच उनकी एक बहुत ही फेमस स्ट्रैटेजी सामने आती है: दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। चाणक्य ने बहुत बारीकी से नोटिस किया कि राजा धनानंद के अत्याचारों से सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि आम जनता और आसपास के छोटे राजा भी बुरी तरह पक चुके हैं। बस इसी फ्रस्ट्रेशन का फायदा उठाते हुए उन्होंने चंद्रगुप्त नाम के एक छोटे से बच्चे को चुना और उसे सिर्फ तलवार चलाना नहीं सिखाया, बल्कि पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल गेम खेलना भी सिखाया। यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ना, वो ये कि चाणक्य ने पाटलिपुत्र पर सीधा कोई अटैक नहीं किया। उन्होंने क्या किया? बॉर्डर्स पर अफवाहें फैलाई, आर्मी के अंदर ही जानबूझकर फूट डाल दी और राजा के सबसे करीबी लोगों को ही उसके खिलाफ भड़का दिया। मतलब आप समझ रहे हैं, किसी किले की दीवारों से सर टकराने के बजाय उसे अंदर से ही खोखला कर दिया। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। इस पूरी रणनीति से हमें लीडरशिप का एक बहुत ही कमाल का लेसन मिलता है। चाणक्य ने युवा चंद्रगुप्त के दिमाग में एक बात एकदम फिट कर दी थी कि कोई भी जंग मैदान में जीतने से पहले हमेशा दिमाग में जीती जाती है। एक अच्छे लीडर को शेर की तरह निडर और बहादुर तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही लोमड़ी की तरह चालाक भी होना पड़ेगा। सिर्फ ताकत के दम पर बड़ी जंगें नहीं जीती जा सकती। अब आते हैं दूसरे फेज पर। जब साम्राज्य बन गया तो उसे मैनेज कैसे किया जाए, यानी अर्थशास्त्र और गवर्नेंस। विजय तो मिल गई, लेकिन अब एक सॉलिड एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए था, और यही एंट्री होती है अर्थशास्त्र की। ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमी और गवर्नेंस का पूरा ब्लूप्रिंट है। और लिटरली हैरानी की बात तो यह है कि सदियों पहले लिखी गई इस किताब के फंडे आज के इस मॉडर्न युग में भी उतने ही रेलेवेंट हैं। आज भी दुनिया भर के बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु इसका बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं। तो इसमें सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि चाणक्य का एडमिनिस्ट्रेशन ना एकदम बैलेंस्ड और स्ट्रिक्टनेस का परफेक्ट कॉम्बो था। उन्होंने टैक्स सिस्टम ऐसा डिजाइन किया कि खजाना भी भर जाए, लेकिन आम आदमी पर कोई फालतू का बोझ भी ना पड़े। वहीं दूसरी तरफ गद्दारों के लिए उनके पास कोई रहम नहीं था। उनका सीधा सा लॉजिक था कि अगर एक सड़ा हुआ सेब पूरी टोकरी खराब कर सकता है, तो बगावत की एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे राज्य को राख कर सकती है। इसलिए ऐसे विद्रोहों को वो शुरू में ही कुचल देते थे। चलिए अब बात करते हैं उनके तीसरे सबसे बड़े अचीवमेंट की, अखंड भारत का निर्माण। जरा इस स्केल को इमेजिन कीजिए। बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फास्ट कम्युनिकेशन के उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक और पूरब में बंगाल से लेकर ठेठ पश्चिम में अफगानिस्तान तक पूरा का पूरा इलाका एक ही झंडे के नीचे आ गया था। उस जमाने में इतने बड़े एरिया को यूनाइट करना और उसे कंट्रोल करना
सच में कूटनीति का एक बेजोड़ चमत्कार है। और हाँ, ये सारा एक्सपेंशन सिर्फ तलवारों के दम पर नहीं हुआ था। उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत ही विजनरी थी। उन्होंने अलेक्जेंडर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को सिर्फ जंग में हराया ही नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी का ऐसा दांव खिला कि सेल्यूकस अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से करने पर मजबूर हो गया। एक ही झटके में वेस्टर्न बॉर्डर्स पर लंबे समय के लिए शांति पक्की हो गई। इसे कहते हैं मिलिट्री पावर और डिप्लोमेसी का परफेक्ट बैलेंस। अब आते हैं आज के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, क्रूरता या यथार्थवाद। इतिहास में चाणक्य के इन सख्त तरीकों पर हमेशा डिबेट होती रही है, और हमें भी यहां थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। क्या चाणक्य सच में क्रूर थे? जो तरीके उन्होंने अपनाए, पॉइजन गर्ल्स, सख्त सजाएं और धोखे, क्या वो वाकई एक निर्दयी इंसान के तरीके थे, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी सोच थी? इसका जवाब हमें उनके एकदम रियलिस्टिक अप्रोच में मिलता है। चाणक्य को एक बात बहुत अच्छे से पता थी कि एक बटा हुआ और कमजोर देश बाहरी हमलावरों के लिए एक खुले इनविटेशन की तरह होता है। तो जो चीजें हमें आज क्रूर लग सकती हैं, वो दरअसल उस वक्त देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बहुत जरूरी थीं। उन्हें पता था कि राष्ट्र हित के आगे किसी भी पर्सनल उसूल से समझौता किया जा सकता है। और ये बात उनका एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। सोचिए, जो इंसान इतने बड़े एम्पायर का आर्किटेक्ट है, जिसके एक इशारे पर सरकारें पलट जाती थी, वो खुद कहाँ रहता था? एक छोटी सी मामूली सी कुटिया में। अपनी पूरी पॉलिटिकल पावर के बावजूद उन्होंने अपने लिए कोई महल नहीं मांगा, कोई सुख सुविधा नहीं ली। उनका हर एक कदम, हर एक दांव सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र निर्माण के लिए था, किसी पर्सनल फायदे के लिए नहीं। उनकी पूरी लेगेसी को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो यही है कि बिना डिसिप्लिन और सही स्ट्रैटेजी के पावर किसी काम की नहीं है। आपके पास चाहे कितनी भी बड़ी आर्मी हो, कितना भी पैसा हो, अगर उसे सही डायरेक्शन देने वाला तेज दिमाग नहीं है तो वो पावर कभी सस्टेन नहीं कर सकती। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक सवाल है जो मैं चाहूंगा कि हम सब अपने दिमाग में लेके जाएं। जब भी हम चाणक्य को याद करते हैं तो हमारे ऊपर सबसे गहरा असर किस चीज का होता है? उनकी उस डिप्लोमेसी का जिसमें कोई दया नहीं थी, या फिर उनके उस निस्वार्थ देश प्रेम का जिसने उन्हें उम्र भर एक कुटिया में रखा? नेशनल सिक्योरिटी और एथिक्स के बीच का ये जो बैलेंस है ना, ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है। आप लोग इसके बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।